आप सबों ने नेस्ले का नाम तो सुना ही होगा, पर क्या आपको पता है एक छोटी सी डेयरी कंपनी आखिर कैसे बन गई दुनिया की सबसे बड़ी फूड और बेवरेज कंपनी। ये कहानी शुरू होती है 1860s के स्विट्जरलैंड से, जहां एक जर्मन फार्मासिस्ट हेनरी नेस्ले अपने घर की छोटी सी लेबोरेटरी में एक नई इन्वेंशन पर काम कर रहे होते हैं। उस वक्त बच्चों के लिए न्यूट्रिशियस फूड बनाने का कोई अच्छा तरीका नहीं था। बहुत सारे न्यूबॉर्न बेबीज अपनी माँ के दूध के बिना जीवित नहीं रह पाते थे। इसी समस्या को सॉल्व करने के लिए हेनरी ने अपने पूरे जीवन की सेविंग्स इस एक्सपेरिमेंट में लगा दी। लेकिन क्या ये एक्सपेरिमेंट सफल होगा? उनका इन्वेंशन एक ऐसे वक्त पर आया जब दुनिया एक बड़े हेल्थ क्राइसिस से गुजर रही थी। बहुत सारे बच्चे न्यूट्रिशन की कमी के कारण अपने जीवन से हाथ धोते जा रहे थे। हेनरी नेस्ले ने ये समस्या को अपने जीवन का मकसद बना लिया और फिर एक दिन उन्होंने अपनी पहली प्रोडक्ट फेरिन लैक्टी को इंट्रोड्यूस किया, जो एक मिल्क बेस्ड बेबी फूड था। इस प्रोडक्ट ने एक मिरेकल कर दिखाया और एक बच्चा जो मरने के कागार पर था, उसने इस इनोवेशन के कारण जीवन पा लिया। लेकिन ये केवल शुरुआत थी। हेनरी के दिमाग में एक सपना था जो उन्हें रात भर जगाता रहता था। सपना हर बच्चे के लिए एक हेल्दी और न्यूट्रिशियस मील बनाने का। पर क्या उनका ये सपना पूरा हो पाया? तो दोस्तों, ये सफर यहीं खत्म नहीं होता, ये तो बस शुरुआत है। आगे क्या हुआ, कैसे हेनरी नेस्ले ने अपनी छोटी सी लेबोरेटरी से लेकर दुनिया भर में अपना नाम बनाया, ये जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि अब आपको मिलने वाले हैं नेस्ले के अनचाहे राज और एक सफलता की कहानी जो आपको हैरान कर देगी। क्या यार, तुमने अभी तक लाइक नहीं किया तो कर लो, क्योंकि वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। हेनरी नेस्ले की ये छोटी सी सक्सेस स्टोरी धीरे धीरे एक ऐसे राइज एम्पायर में बदलने लगी जिसका सपना उन्होंने कभी देखा भी नहीं था। फेरिन लैक्टी की सक्सेस ने उन्हें और भी नई चीजों को एक्सप्लोर करने का हौसला दिया। उन्होंने सोचा क्यों न इस कॉन्सेप्ट को और आगे बढ़ाया जाए, और इसी सोच के साथ उन्होंने अपनी कंपनी का फाउंडेशन रखा जो आज के नेस्ले ब्रांड का आधार बन गया है। लेकिन सफलता के इस राज में केवल अच्छे पल ही नहीं आए, एक ऐसा वक्त भी आया जब हेनरी को अपनी कंपनी को बेचने का फैसला लेना पड़ा। क्या उन्होंने अपना सपना अधूरा छोड़ दिया? नहीं, हेनरी ने अपनी कंपनी को बेचने के बाद भी अपने विजन को जीवित रखा। नेस्ले के नए ओनर्स ने उनके सपने को आगे बढ़ाया और अपनी इनोवेटिव आइडिया से कंपनी को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। नेस्ले ने केवल बेबी फूड तक ही अपने आप को सीमित नहीं रखा, उन्होंने डेयरी प्रोडक्ट्स, चॉकलेट्स और बेवरेज में भी अपने कदम जमाए। ये वही दौर था जब नेस्ले ने अपने आइकॉनिक प्रोडक्ट्स जैसे कि मिल्क चॉकलेट्स और कंडेंस्ड मिल्क इंट्रोड्यूस किए। हर नए प्रोडक्ट के साथ नेस्ले ने एक नया माइलस्टोन अचीव किया और धीरे धीरे ये ब्रांड दुनिया भर में छा गया। पर ये सफर इतना भी आसान नहीं था। नेस्ले को हर नई मार्केट में अपनी जगह बनाने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ी। हर देश की अलग अलग डिमांड और कल्चर के मुताबिक अपने प्रोडक्ट को बदलना पड़ा। लेकिन ये छोटी मोटी बातें ही नेस्ले की असली ताकत थी। हर चैलेंजेस को एक्सेप्ट करते हुए कंपनी ने अपने नेटवर्क को ग्लोबल लेवल तक एक्सपेंड किया। अब आप सोच रहे होंगे, क्या ये सक्सेस बस इसी तरह चलती रही? क्या कभी ऐसा वक्त भी आया जब नेस्ले ने गिरती हुई अपनी पोजीशन को बचाने के लिए कुछ नया और अलग किया हो? बिल्कुल आया, और ये वक्त नेस्ले के लिए सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। कैसे एक हेल्थ क्राइसिस के दौरान कंपनी ने अपने लीडरशिप स्किल से न केवल अपने आप को बचाया बल्कि दुनिया को भी एक नई डायरेक्शन दी। ये सब हम इस वीडियो के आगे के हिस्सों में कवर करने वाले हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेस्ले के उतार चढ़ाव और उनके बीच की छुपी हुई कहानियों को। अब जब नेस्ले का नाम पूरे दुनिया में छा गया, एक ऐसा वक्त आया जब कंपनी को अपनी सबसे बड़ी परीक्षा से गुजरना पड़ा। 1970s के दौरान ग्लोबल फूड इंडस्ट्री में बहुत बड़े बदलाव हो गए। कंपटीशन बढ़ रहा था, नए नए प्लेयर्स मार्केट में एंटर हो रहे थे और कंज्यूमर प्रेफरेंस भी बदल रही थी। हर जगह नई चैलेंज नेस्ले के सामने खड़ी थी। ये वो दौर था जब इंस्टेंट फूड प्रोडक्ट का क्रेज बढ़ रहा था। लोग अपनी बिजी लाइफ के कारण जल्दी बनाने वाले इजी टू कुक फूड की तरफ अट्रैक्ट हो रहे थे। नेस्ले ने इस ट्रेंड को समझा और अपनी आइकॉनिक इंस्टेंट नूडल्स ब्रांड मैगी को इंट्रोड्यूस किया। मैगी का आना केवल एक नई प्रोडक्ट की लॉन्च नहीं थी, ये एक नई लाइफस्टाइल की शुरुआत थी। मैगी ने केवल एडल्ट के लिए ही नहीं बल्कि बच्चों के लिए भी एक मजेदार और क्विक मील का कॉन्सेप्ट लेकर आई थी। लेकिन जब सब कुछ ठीक चल रहा था, एक ऐसा मोमेंट आया जब नेस्ले को अपनी इमेज को लेकर सबसे बड़ा क्राइसिस फेस करना पड़ा। 1980s में नेस्ले बेबी फॉर्मूला कंट्रोवर्सी एक ग्लोबल इशू बन गया। नेस्ले पर इल्जाम लगाया गया कि उनके बेबी फॉर्मूला की मार्केटिंग डेवलपिंग कंट्रीज में अनएथिकल तरीके से हो रही थी, जिससे बच्चों की हेल्थ पर बुरा असर पड़ रहा था। ये कंट्रोवर्सीज इतनी बड़ी थी कि नेस्ले की सेल्स और रेपुटेशन पर बड़ा इम्पैक्ट हुआ। नेस्ले ने इस क्राइसिस को हैंडल करने के लिए कई कदम उठाए। कंपनी ने अपनी मार्केटिंग प्रैक्टिस को सुधारा, ट्रांसपेरेंट पॉलिसीज इंट्रोड्यूस किए और अपनी इमेज को वापस बिल्ड करने
के लिए काफी मेहनत किए। ये वक्त नेस्ले के लिए एक आई ओपनर था। इस मोमेंट ने कंपनी को समझाया कि ग्लोबल ब्रांड होने के नाते उन्हें अपनी जिम्मेदारियों को समझना होगा और एथिकल प्रैक्टिस पर ध्यान देना होगा। पर क्या ये क्राइसिस नेस्ले को गिरा पाया? बिल्कुल नहीं। नेस्ले ने अपनी प्रोडक्ट लाइन को डाइवर्सिफाई किया और हेल्थ और वेलनेस सेक्टर में भी अपने कदम जमाए। कंपनी ने बोल्टेड वाटर, सीरियल्स और न्यूट्रिशन प्रोडक्ट में अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई किया। ये वही समय था जब नेस्ले ने हेल्थ कॉन्शियस कस्टमर को टारगेट करते हुए अपने प्रोडक्ट को रिपोजिशन किया और अपने ब्रांड को एक नई पहचान दी। और ये सब केवल एक छोटे से डेयरी स्टार्टअप से लेकर दुनिया की सबसे बड़ी फूड एंड बेवरेज कंपनी बनने तक का सफर नहीं था। ये था उन मुश्किलों से लड़ने का जज्बा, उन चीजों को समझने का एक नया नजरिया, जिन्होंने नेस्ले को हमेशा नए चैलेंजेस के लिए तैयार रखा। कैसे एक छोटी सी लेबोरेटरी में शुरू हुई ये जर्नी दुनिया के हर कोने में अपनी छाप छोड़ती गई और ये सफर अब भी जारी है और नेस्ले हर नए दौर में अपने आप को इवॉल्व कर रही है। नेस्ले की जर्नी का ये अलग हिस्सा और भी ज्यादा थ्रिलिंग और इम्पैक्टफुल है। जैसे जैसे 21वीं सदी का दौर शुरू हुआ, ग्लोबल चैलेंजेस और भी आगे बढ़ गए। कंज्यूमर्स ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस होने लगे, सस्टेनेबिलिटी की डिमांड बढ़ने लगी और डिजिटल रेवोल्यूशन ने हर इंडस्ट्री को एक नए फेज में डाल दिया। लेकिन नेस्ले के डीएनए में शुरू से ही एडेप्टेशन और इनोवेशन शामिल था। 2000 की शुरुआत में जब लोग हेल्थ और वेलनेस को लेकर ज्यादा जागरूक होने लगे, नेस्ले ने अपने बिजनेस मॉडल को भी ट्रेंड के साथ अलाइन किया। उन्होंने केवल हेल्थ फोकस प्रोडक्ट को प्रमोट करने पर ही ध्यान नहीं दिया, बल्कि अपनी एक्साइटिंग प्रोडक्ट को भी रिफॉर्मुलेट किया ताकि उसमें शुगर और सोडियम लेवल कम किया जा सके। ये एक बोल्ड मूव था, लेकिन नेस्ले ने इसे अपने कंज्यूमर के लिए एक पॉजिटिव चेंज के रूप में प्रेजेंट किया। नेस्ले ने अपने कोर वैल्यूज को कभी नहीं भुलाया। सस्टेनेबिलिटी, जो आज के दौर में सबसे ज्यादा बज़वर्ड बन चुका है, नेस्ले ने उसे अपने ऑपरेशन के हर एक एस्पेक्ट में इंटीग्रेट किया। कंपनी ने वाटर कंजर्वेशन इनिशिएटिव, इको फ्रेंडली पैकेजिंग और रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स पर काम किया। ये सब नेस्ले की उस कमिटमेंट का हिस्सा था जो उन्होंने कंज्यूमर्स, स्टेक होल्डर्स और पूरी दुनिया के प्रति निभाया। हर नए इनिशिएटिव के साथ उन्होंने अपने इम्पैक्ट को और भी ज्यादा मीनिंगफुल बनाया, चाहे वो एजुकेशन के थ्रू हो, सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिस को प्रमोट करना हो या फिर कम्युनिटी को एम्पावर करना हो। पर दोस्तों, जो चीज नेस्ले को सबसे अलग बनाती है वो है उनका कमिटमेंट अपने कंज्यूमर के प्रति। हर प्रोडक्ट के पीछे एक सोच है, हर कैंपेन के पीछे एक मिशन। नेस्ले केवल एक ब्रांड ही नहीं, बल्कि हर घर का हिस्सा है, चाहे वो ब्रेकफास्ट के सीरियल्स हो या फिर चाय की चुस्की के साथ बाइट लेने वाला बिस्किट। ये वो नाम है जो हर जनरेशन के साथ इवॉल्व होता है, लेकिन अपने वैल्यूज को कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। और ये जर्नी अब भी जारी है। नेस्ले की कहानी यही खत्म नहीं होती, ये तो बस एक नया चैप्टर है। आने वाले दिनों में नेस्ले और भी नए इनोवेशन के साथ आएगी और अपने लेगेसी को और भी आगे बढ़ाएगी। तो दोस्तों, ये था नेस्ले का सफर, एक ऐसी कहानी जो हमें याद दिलाती है कि एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन के साथ हम अपनी दुनिया को बेटर बनाने के लिए हमेशा कुछ नया कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी नेस्ले की स्टोरी। अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हो तो आप वर्ल्ड के 1% लोगों में से एक हो, क्योंकि आप एक बिजनेस माइंडेड पर्सन हो। सो यार, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करे और सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।